तो आज से हम लोग एक फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो क्या होता है डेप्रिसिएशन, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाएगा कि क्या होता है ये डेप्रिसिएशन, क्या होता है डेप्रिसिएबल एसेट्स, समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसका मतलब, डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले देखने वाला है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो depreciation refers to the gradual decrease in the value of asset over time, reflecting factors such as wear and tear, obsolescence or the passage of time। मतलब देखो depreciation का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तो देखो depreciation का मतलब होता है कि एसेट का वैल्यू घटना। एसेट का वैल्यू क्या होना, घटना। एसेट का मतलब संपत्ति, संपत्ति का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, घटते जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि हम लोग वेयर एंड टियर उसको यूज करता है कि नहीं करता है, यूज करता है तो घिसता है या नहीं घिसेगा, ठीक है। प्लस जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसका क्या होगा, जैसे कि मान लो कि एक मोबाइल फोन लेता है हम लोग, स्टार्टिंग में जब मोबाइल फोन लेता है तो बहुत मस्त चलता है या नहीं चलता है, जैसे जैसे इसका यूजेस बढ़ाता जाता है उसका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। अब बाद में जब उसको हम लोग बेचते हैं तो हम लोग 10,000 का मोबाइल क्या 10,000 रुपये में मिल जाता है क्या, हम लोग कभी नहीं मिलता, हमेशा कम मिलता है। क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू कम किया, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, बीतते गया। जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका मॉडल भी घटेगा, मॉडल भी क्या होगा, न्यू मॉडल आ जाएगा, ठीक है। अगर मॉडल आ जाएगा तो क्या होगा, मशीन खरीदना चाहेगा कोई भी नहीं खरीदेगा। तो देखो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है एसेट का वैल्यू घटना ड्यू टू वियर एंड टियर। जितना तुम ज्यादा यूज करेगा उतना घिसेगा और उसका वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का वैल्यू गिरना, समझ में आया। तो देखो depreciation refers to the gradual decrease in the value of an asset over time, time बीतने के कारण, reflecting factors such as wear and tear, obsolescence or the passage of time. This reduction in value typically recorded as an expense of a company financial statement। ये कंपनी के लिए क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेंस होता है। क्या होता है तुम्हारा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लगेगा, एक्सपेंस के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन एक तरीका क्या होता है तुम्हारा, एक्सपेंसेस होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा था, बताया था ना, क्या पढ़ा था हम लोग, याद है ना, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था ना। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या था, डेप्रिसिएशन लिखा जाता था या नहीं लिखा जाता था, वो एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। समझ में आया बात, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर हुआ। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है एसेट का वैल्यू गिरना ड्यू टू वियर एंड टियर। समझ में आया। अब नेक्स्ट बात कि देखो अभी तो तुम लोग समझ ले कि डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है। डेप्रिसिएबल एसेट्स भी तो जानना होगा, किसमें डेप्रिसिएशन लगता है, होगा ये नहीं जानना। अगर हर एसेट में क्या डेप्रिसिएशन लगता है क्या, ये भी जानना होगा। इसके लिए हमको पढ़ना होगा सबसे पहले डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या होता है, किसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। समझ में बात। तो depreciable assets are those assets which satisfy all the following condition। मतलब depreciable assets जिसमें depreciation चार्ज होता है वो अगर ये सब following condition अगर satisfy कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, depreciable assets। समझ में आया, मतलब ऐसा asset जिसमें depreciation लगता है। समझ में आया। तो देखो depreciable assets क्या होता है, जिसका लाइफ क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। depreciable assets वही assets होगा जिसका लाइफ क्या होगा तुम्हारा, लिमिटेड होगा। समझ में आया, जिस पे डेप्रिसिएशन में चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मशीन का लाइफ लिमिटेड होगा ही नहीं होगा। उसके बाद से लाइफ मस्ट बी बियॉन्ड मोर देन 1 ईयर। आज का लाइफ 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई एसेट से उसका लाइफ 1 साल से कम है तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता ही है साल भर में, हाँ। तो इसीलिए उसका लाइफ 1 साल के क्या होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, पहला बात। फिर दूसरा बात देखो, यूज इन द बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन यूज और रेंटल। अब मतलब उसका यूज बिजनेस और प्रोडक्शन के लिए यूज होना चाहिए। अगर तुम्हारा बिजनेस है तो रेंट वेट में उसको देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, तो ही वो डेप्रिसिएबल एसेट्स कहलाएगा, अदरवाइज वो डेप्रिसिएबल एसेट्स कहलाएगा नहीं। समझ में आया। जैसे कि मान लो गोल्ड क्या डेप्रिसिएबल एसेट्स होता है, गोल्ड मान लो तुम्हारे गोल्ड तो बिजनेस, मान लो कि मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है लेकिन हमारे घर में गोल्ड रखा हुआ है, क्या उसमें डेप्रिसिएशन लगा देगा क्या, नहीं लगेगा ना, क्योंकि बिजनेस के लिए यूज नहीं होता है। हाँ, उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा होता है, समझ गया, हाँ, पता नहीं होता है, लेकिन उसमें तो लगेगा नहीं। लेकिन वही मान लो कि मेरा बिजनेस में एक फर्नीचर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, फर्नीचर, तो फर्नीचर का लाइफ 1 साल से ज्यादा होगा, वो बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किया गया है, नहीं किया गया, तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। समझ में आया। हर प्लस क्या होगा, उसका लाइफ क्या है, लिमिटेड है, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब हर एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। अब मान लो कि लैंड समझता है ना, लैंड पे क्या कभी डेप्रिसिएशन लग सकता है, कभी भी नहीं लगेगा।
लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट होता है जिसमें डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसका लाइफ अनलिमिटेड है। जब तक दुनिया मौजूद है तब तक ये रहेगा। तो पहले क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। हाँ, पहला क्राइटेरिया क्या है? लिमिटेड लाइफ, इसका लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। और लैंड का वैल्यू घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता है, तो इसमें डेप्रिसिएशन कभी भी लगेगा नहीं। समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देखो किस किस पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ। जैसे कि देखो कार का लाइफ एक साल से ज्यादा होगा, लिमिटेड लाइफ होता है, अपना सब बिजनेस में यूज हम लोग कर सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद से कार गिवन इन रेंट, मान लो तुम कार रेंट पे दे रहा है, तो बिजनेस ही कार रेंट पे देने का, तो उसका लाइफ एक साल से ज्यादा होता है। लाइफ क्या होता है? लिमिटेड होता है, और बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो लगेगा। उसके बाद तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में तुम इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस के लिए हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा ना। हाँ, तुम अपना लिए एसेट जनरेट कर रहा है, कोई बिजनेस में तो हेल्प, प्रोडक्शन में तो हेल्प करने वाला नहीं है, तो पहला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ, तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। उसके बाद से लैंड, अब देखो लैंड का लाइफ क्या होता है? एक साल से ज्यादा होता है, लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है, लिमिटेड लाइफ होता है, ठीक है, लेकिन ये जो बिजनेस के लिए भी यूज होता है, बट इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो लैंड हटा देंगे। हाँ, इसको लैंड को थोड़ा देर सेट कर दो, इससे कंफ्यूजन क्लियर हो। लैंड नहीं, ठीक है, लैंड क्राइटेरिया पूरा करेगा लेकिन लैंड नहीं होगा, ठीक है। लैंड का लाइफ लिमिटेड नहीं होता है, लैंड का लाइफ लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, तो नो होगा, ठीक है। लैंड का लाइफ क्या लिमिटेड होगा क्या? नहीं होता ना, अनलिमिटेड होता है, जब तक दुनिया मौजूद है तब तक लैंड में, समझ गया ना। तो ये हटा दो सब, देखिए। फिर देखो कार होल्ड एज स्टॉक, अभी मान लो तुम कार को स्टॉक के तौर पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका लाइफ एक साल से ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लिमिटेड लाइफ है, बट इसे प्रोडक्शन में यूज नहीं होता तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एसेट्स है जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है और डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, समझ में आया? फिर देखो बिल्डिंग एक साल से ज्यादा रहता है, उस बिल्डिंग का लाइफ क्या होता है तुम्हारा? लिमिटेड रहता है, ठीक है, और प्रोडक्शन में भी यूज होता है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। उसके बाद से गोल्ड पे देखो लाइफ एक साल से ज्यादा रहेगा, लिमिटेड लाइफ है, बट प्रोडक्शन में यूज होने वाला, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फिर से फर्नीचर में तो लगेगा, बताइए था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक ऐसा एसेट है जिसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है? चार्ज होता है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होता है? जो फाइनल वैल्यू होता है डेप्रिसिएशन लगने का बाद, उसको डेप्रिसिएबल वैल्यू बोलता है, ठीक है। जैसे कि मान लो डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस कर देगा स्क्रैप, क्या कर देगा? मान लो तुम सिंपल सा 10,000 का एक मशीन खरीदा था, कितना का मशीन खरीदा था? 10, जिसका लाइफ था 10 साल, 10 साल खत्म हो गया। अब तो जो फर्नीचर तुम लिया था, फर्नीचर मान लो 10,000 का फर्नीचर लिया था, 10 साल लाइफ खत्म हो गया, ठीक है, फर्नीचर टूट फूट गया है, मान के चलो, अब उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फर्नीचर को बेचेगा तो उसका लेदर, उसका काट बिक्री होगा ही नहीं होगा? होगा, तो उसको बेचेगा तो जो बेच के पैसा मिलता है उसको क्या मिलेगा? स्क्रैप वैल्यू। हाँ, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या हो गया? 10,000 कॉस्ट था ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें स्क्रैप कितना गया? हाँ, तो कितना हो गया तुम्हारा? 9,000 होगा कि नहीं होगा? 1,000 है ना, स्क्रैप वैल्यू कितना मिल रहा है? 1,000, तो कितना हो गया डेप्रिसिएबल वैल्यू? 9,000 रुपये हुआ ही नहीं हुआ, तो इसको बोलेगा डेप्रिसिएबल वैल्यू, ठीक है। देखो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन सच वे दैट इज सम टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू द डेप्रिसिएबल वैल्यू। मतलब डेप्रिसिएशन हमको इस तरीके से लगाना पड़ता है कि उसका जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमेशा इक्वल होगा डेप्रिसिएबल वैल्यू का, समझ में बात? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बात है हमारा? यूजफुल लाइफ। अब नेक्स्ट क्या बात है? यूजफुल लाइफ। क्या है तुम्हारा? यूजफुल लाइफ क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि यूजफुल लाइफ क्या होता है? इट मींस एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट फॉर व्हिच द एसेट विल बी यूज्ड। मतलब एक एसेट का एक्सपेक्टेड लाइफ वो कितना दिन तक रहेगा उसको क्या बोलेगा? यूजफुल लाइफ। ठीक है। अरे मान लो कि तुम कोई एसेट खरीदा, तुमको बोला कि वो 10 साल चलेगा लेकिन वो चला 5 साल ही, तो यूजफुल लाइफ कितना हो गया? 5 साल ही हो गया। एक्सपेक्टेड लाइफ कितना हो गया? 5 साल हो गया। और टोटल लाइफ कितना हो गया? 10 साल हो गया। समझ में आ बात? तो हम लोग हमेशा यूजफुल लाइफ पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, टोटल लाइफ पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। जितना यूज हुआ, जितना हमारा यूज हुआ उतने पे, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा तो नहीं चार्ज करेगा। समझ में आ बात? तो देखो क्या लिखा हुआ है। यूजफुल लाइफ का मतलब इट मींस द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट फॉर व्हिच द एसेट विल बी यूज। जैसे कि देखो एक एसेट था जो 15 साल चलेगा, कितना चलेगा? 15 साल। तो 15 साल क्या हो गया इसका टोटल लाइफ, लेकिन एक्चुअल में चला कितना? 10 साल। तो 10 साल हो गया उसका क्या? यूजफुल लाइफ। ठीक है। अब यूजफुल लाइफ कैसे डिपेंड होता है ये भी क्राइटेरिया है। देखो यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड बाय द मैनेजर फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग फैक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट। देखो यूजफुल लाइफ डिपेंड होता है टेक्नोलॉजी पे, इसमें कुछ
पोर्शन नहीं आया है, यूजफुल लाइफ किस पे डिपेंड है तुम्हारा, टेक्नोलॉजी पे। अभी मान लो कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मान लो कि कोई एसेट है, मान लो कोई कार है, ठीक है, कार एक आया था मार्केट में बहुत पहले था, ठीक है, उसका कार का यूजफुल लाइफ मान लो कि टोटल लाइफ था 20 साल, मान के चलो कितना साल, 20 साल, लेकिन 10 साल में ही उसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि कानून में कुछ बदलाव आ गया, या टेक्नोलॉजी क्या हो गया, चेंजेस हो गया, इसके कारण उसका यूज कितना हुआ, ओनली 10 साल, 10 साल बाद उसको हटा दिया गया है। समझ में आया बात? अभी देखो ऐसा बहुत सारा गाड़ी है ना जिसमें धुआं वाला गाड़ी को अभी बैन करके हटा रहा है, धुआं वाला गाड़ी तुम ज्यादा यूज नहीं करता, जो ज्यादा स्मोक जनरेट कर रहा है वैसा गाड़ी को तुम यूज नहीं कर सकते, उसका लाइफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कानून लगा दिया, बैन कर दिया, एप्लीकेबल लॉस लगा दिया, कानून लगा दिया, जिसके कारण अब इसका यूज हम लोग कर नहीं पाएगा। तो उसका स्कूल कितना हो गया, जितना यूज हुआ तब तक, मान लो कि 20 साल बोला था, लेकिन चला कितना, 10 साल तक, कि 10 साल तक और चलने नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, तो उसका यूजफुल लाइफ कितना हो गया, 10 साल ही हो गया। समझ में आया बात? अब देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बहुत सारा मेथड्स होता है, लेकिन हमको इतना मेथड्स पढ़ने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। जब लोग फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन वगैरह में रहते हैं ऐसा मेथड हम लोग को पढ़ने का नीड है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में ज्यादा माथा पेची है ही नहीं, हम लोग का दो ही है, स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न नाउ। ऐसा सम इयर्स डिजिट मेथड, डिप्रेशन, एन्युटी, सिंकिंग फंड, प्रोविजन, ऐसा हम लोग का सिलेबस में है ही नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है, प्रोविजन वाला है, लेकिन बाकी सब मेथड हम लोग का सिलेबस में नहीं है। प्रोविजन वाला मेथड हम लोग पढ़ना होगा डेप्रिसिएशन का, और स्ट्रेट लाइन एंड एक कौन सा होगा जो हमारा रिटर्न नाउ, बाकी कोई मेथड पढ़ने का कोई नीड नहीं है। हम लोग को बेसिकली तीन मेथड ही पढ़ना होगा, एक होगा स्ट्रेट लाइन, एक होगा रिटर्न नाउ, एक होगा तुम्हारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बाकी कोई मेथड हमको पढ़ने का कोई नीड नहीं है, हम लोग का सिलेबस में दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बोलता है हम लोग एसएलएम। क्या बोलता है? देखना मेथड का बहुत नाम है, एग्जाम में बहुत खेल खेलता है, तो पढ़ के जाके स्ट्रेट लाइन बोलेगा एग्जाम में, ओरिजिनल पोस्ट मेथड आंसर निकालो, तो बन गया मुख। सर तो पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन मेथड, ये कहाँ से आ गया ओरिजिनल पोस्ट मेथड, ये क्या होता है हमको पता ही नहीं है। तो नाम बहुत सारा होता है, जैसे तुम लोगों के घर में नाम भी बहुत सारा होगा, बाहर कोई और बुलाता है, घर में कोई और बुलाता है, वो कोई और बुलाता है, समझ में आ रहा बात बोलेगा मतलब, हाँ बहुत सारा नाम होता है, सब तुम्हें समझा? हाँ तुमको ये हम दिखा के बोल रहे हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानता है, इसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के भी नाम से जानेगा, और इसको कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानेगा। मतलब एक का कितना नाम हो गया, 1 2 3 4 5 नाम, फिर से एक बार रिवाइज करेगा, फिर से एक बार रिवाइज करेगा, देखो 4 नाम है ना, 1 2 4 नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड इसको बोलता है हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम लोग बोलता है कॉस्ट मेथड। आया बात समझ में? फिर से एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, या कॉस्ट मेथड बोलो। आया बात समझ में? फिर नेक्स्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो। अब देखो नेक्स्ट ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन, अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो। समझ में आ बात? ठीक है। अब मेथड समझाएंगे कि कौन कौन से मेथड क्या क्या करना है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। भाई जर्नल एंट्री तो करना ही होगा, विदाउट जर्नल एंट्री भी काम बनने वाला नहीं है। जर्नल एंट्री बढ़िया से सीखो कि लेजर पोस्टिंग इजी हो जाए। समझ में आ बात? तो जर्नल एंट्री तो तुमको हर चीज में सीखना होगा। फर्स्ट ईयर ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज, सेकेंड ईयर में जर्नल एंट्रीज है, हाँ तो कितना जर्नल सीखना होगा। जर्नल एंट्री का विदाउट अकाउंटिंग का बुरा हो के रहा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री हर चीज में सीखना ही होगा, ठीक है। अब चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझता है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो देखो जब तुम एसेट्स खरीदेगा, अभी देखो तुम लोग जानेगा पहला एंट्री, ठीक है। सबसे पहले मान लो 1 जुलाई 2022, कितना लिखा हुआ है 1 जुलाई 2022, मेरा एक कंपनी है, हम एसेट्स खरीदा है। क्या खरीदा? एसेट्स खरीदा, या मान लो मशीन खरीदा है। तो मशीन या एसेट्स खरीदेगा तो दो चीज, या तो उधारी में खरीदेगा या तो पैसा दे के खरीदेगा। समझ में नहीं है? आया नहीं है? तो हम सबसे पहले 1 जुलाई 2020 को एक एसेट्स किया, खरीदा। क्या किया? फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स खरीदेगा तो एसेट्स आएगा और पैसा जाएगा। अगर इसको हम लोग कौन सा मॉडर्न रूल से करेगा तो क्या होगा, एसेट इंक्रीज होगा और एसेट घटेगा भी, होगा ना। एसेट इंक्रीज कैसे होगा? जब एसी आएगा तो एसेट बढ़ेगा और पैसा देगा तो एसेट घटेगा। समझ में आया? तो तुम्हारा पहला क्या, तुम्हारा एसेट खरीदने का। एसेट खरीदेगा तो एसेट बढ़ेगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, पैसा देगा तो टू बैंक और पैसा नहीं देगा तो टू क्रेडिटर, मतलब लायबिलिटीज बढ़ेगा। समझ में बात? तो हम लोग तुम लोग क्या किया, सबसे पहले एसेट क्या किया, खरीदा, बिग एसेट परचेज। पहला एंट्री समझा ना? नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं? क्या ना दिक्कत भाई?
फिर नेक्स्ट एसेट्स, नेक्स्ट एंट्री, अब देखो एसेट वाला कोई एसी खरीदा, मतलब बिजनेस के लिए क्या खरीदा, एसी। एसी वाला मशीन होता है, मशीन को इंस्टॉलेशन करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, उसमें भी कुछ पैसा दिया जाता है। तो एक देखो 1 जुलाई को कब खरीदा हम एसेट्स, 1 जुलाई को। एंट्री क्या किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, टू कैश बैंक या क्रेडिटर कर दिया। अब एसी को इंस्टॉल करने के लिए उसी दिन आदमी आया, तो उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। तो बोला था ना कि जब तक मशीन इंस्टॉल ना हो जाए तब तक का खर्चा किसका खर्चा होता है, मशीन का। तो हम क्या किया, फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज लगाया, मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए लोग बुलाया, आदमी बुलाया, तो क्या लगा, खर्चा लगा। तो वो भी किसका खर्चा होता है, मशीन का खर्चा होगा। तो एसेट इंस्टॉल करा रहते हैं, एसेट क्या होगा, बढ़ेगा, और तुम्हारा बैंक या कैश घटेगा। आया बात समझ में, नहीं आया, बैंक इंस्टॉलेशन चार्ज पेड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ईयर क्या हो गया तुम्हारा, खत्म। कहते कब से, कब खरीदा था हम लोग, 1 जुलाई 2022 को खरीदा था ना। अब 1 साल खत्म हो गया, मतलब 31 मार्च हम लोग कब आ गया, 2023 में 1 साल पूरा खत्म हो गया ना। अब क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा। समझ में आया, अब क्या लगेगा, हर साल खत्म होने के बाद क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, तो क्या लगेगा, फॉर डेप्रीसिएशन चार्ज कब लगेगा, 31 मार्च 2023 को डेप्रीसिएशन लगेगा। समझ में आया बात, तो दिक्कत नहीं लगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब डेप्रीसिएशन लगेगा तो डेप्रीसिएशन खर्चा है ना, एक्सपेंसेस है नहीं है, तो डेप्रीसिएशन लगेगा तो क्या खर्चा बढ़ेगा, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट का वैल्यू कमेगा, तो टू एसेट। समझ में आया। और देखो इसमें डेप्रीसिएशन कितना महीना का लगेगा बताओ तो, 9 मंथ्स का लगेगा। कैसे, एसेट कब खरीदा था, 1 जुलाई को खरीदा था ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 और 4 9 महीना। तो डेप्रीसिएशन कितना महीने का लगा, 9 महीने। इसको भी ध्यान में देना है हम लोगों को, याद रखना है। डेप्रीसिएशन निकालने का टाइम में ये भी मंथ्स का काउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। समझ में बात। तो क्या होगा तुम्हारा, डेप्रीसिएशन लगेगा तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। डेप्रीसिएशन लगेगा तो खर्चा बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू घटेगा, एसेट घटने से क्रेडिट, खर्चा बढ़ने से डेबिट हुआ। उसके बाद सेकंड ईयर आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर में फिर डेप्रीसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, फिर लगेगा। तो सेकंड ईयर में डेप्रीसिएशन लगेगा 31 मार्च 2024 को। कितना लगेगा फॉर डेप्रीसिएशन चार्ज, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन इस बार कितना साल का लगेगा, 1 साल का। समझ में आया बात, क्योंकि लास्ट डेप्रीसिएशन कब लगा था, 31 मार्च 2023 को लगा था। अब फिर 1 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, पूरा 1 साल होगा ही नहीं होगा, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन लग गया, बिग डेप्रीसिएशन चार्ज। आया जनरेटी समझ में। अब देखो, अब भाई सिर्फ डेप्रीसिएशन लाएगा नहीं, अगर मान लो कभी कलेक्शन में कोई एसेट्स खराब होने के कारण या उसका वैल्यू कम किया होता, प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, तो उसको क्या करता है हम लोग, बेच भी देता है, सेल करता है नहीं करता है, तो सेल करेगा। अब हम लोग एसेट्स को क्या करेगा, सेल करेगा। एसेट्स को सेल कब करेगा, देखो तो थर्ड ईयर का कौन सा महीना में, 1 सितंबर। एसीपी मतलब सितंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसटीईपी। हां एसटीईपी मतलब मान लो कि सितंबर दे के रखा हुआ है, एसटीईपी दे दिया। रुको इसको हटाओ, फर्स्ट स्टेप, चलो इसमें फर्स्ट स्टेप है ना, आज के स्टेप में देखो। मान लो कि हम लोग कर रहे हैं सेल कौन सा 3 महीना ना, मान लो कि तुम्हारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मान लो 1 जुलाई को सेल कर रहा है। कब कर रहा है, 1 जुलाई को सेल कर रहा है। ये फर्स्ट स्टेप ही है, सॉरी फर्स्ट स्टेप ही है, सितंबर से लेता है। फर्स्ट स्टेप ये 1 जुलाई को सेल कर रहा है। कब कर रहा है, 1 जुलाई 2024 को सेल कर रहा है। कब कर रहा है हम लोग, 1 जुलाई 2024 को सेल कर रहा है, ठीक है। अप्रैल मई जून 3 महीना का यानी क्या होगा, अप्रैल मई जून, हाँ चलो ठीक है। 1 जुलाई को सेल कर रहा है, कब कर रहा है हम लोग, 1 जुलाई को लेट सपोज हम लोग सेल कर रहा है, ठीक है। तो जब 1 जुलाई को सेल करेगा ना, तो तब तक हमको डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जितना एसेट्स को बेचेगा नहीं। देखो हम लोग लास्ट डेप्रीसिएशन कब लगाया था, 31 मार्च 2024 को लगाया था, और एसेट बेच कब रहा है, 1 जुलाई 2024। तो और 3 महीना यूज किया या नहीं किया, अप्रैल मई जून, 3 महीना पूरा यूज किया नहीं किया। तो 3 महीने का सबसे पहले तुमको क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन, उसके बाद एसेट बिक्री होगा। समझ में आया बात। तो सबसे पहले 3 महीने का क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन लगेगा तो क्या होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बिग डेप्रीसिएशन चार्ज। आया बात समझ में। अब डेप्रीसिएशन लग गया, अब इस एसेट्स को क्या करेगा, आप बेचेगा। समझ में बात। जब एसेट्स को बेचेगा तो सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर सेल बैंक अकाउंट डेबिट करोगे।
अब सिंपल समझ है, एसेट बेचेगा तो ऑब्वियसली बात है लॉस होगा, ये तो प्रॉफिट होगा ना। तो अगर लॉस हो गया प्रॉफिट होगा। अगर एसेट को कोई तुम बेच रहा है तो सबसे पहले पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, तुम्हारे पास से एसेट जाएगा तो एसेट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो अगर लॉस हुआ तो लॉस डेबिट, अगर तुमको फायदा हुआ तो फायदा क्रेडिट। समझ में आया ना नहीं आया भाई? आया। लॉस और प्रॉफिट एक साथ कैसे होगा भाई? एजम्पशन मान के चलाएगा, एजम्पशन मान के चलते, लॉस और प्रॉफिट साथ में थोड़ा ना होगा। ये तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट, हम बस एजम्पशन मान के बस जनरलिटी बैठा के रखा हुआ है कि लॉस होने से डेबिट डालना, अगर प्रॉफिट होने से क्रेडिट डालना। दोस्त दोनों एक साथ कभी होने वाला नहीं है, लॉस और प्रॉफिट होगा हाँ, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। समझ में आया? नहीं होगा? समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ फायर और एक्सीडेंट, अगर मान लो कि गोदाम में आग लग गया, दुकान में आग लग गया तो कुछ इफेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो जब दुकान में आग लगा या कुछ भी लगा, सबसे पहले जिस दिन आग लगा है उस दिन तक हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। समझ में बात? फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज अप टू द डेट ऑफ सेल और फायर। क्या हो गया? सेल ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने सेल में माना ना ट्रीटमेंट, जब तक सामान बेचा, हाँ सामान का बेचा था, 1 जुलाई को बेचा था ना, तो 1 जुलाई तक क्या लगा डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, उसी तरह फायर भी लगेगा ना, आग लग गया तो आज मान लो कि मान के चलता 1 जुलाई को ही लगा है तो तब तक का डेप्रिसिएशन पहले निकालेगा, फिर उस एसेट्स को बिजनेस से हटाएगा। अब देखो जब भी हम लोग मान लो कोई भी एसेट्स लिया, मान लो मशीन लेता है तो सबसे पहले उसमें क्या लगा है? इंश्योरेंस लेता है, नहीं लेता उसका? क्या लेता हम लोग? क्या लेता हम लोग? इंश्योरेंस। बात समझना, जब भी मान लो कि 1 लाख की कोई मशीन खरीदा था हम लोग, मान लो ठीक है 1 लाख का मशीन खरीदा, उसमें इंश्योरेंस करा के रखा हुआ था पहले से, ठीक है। वो मेरा क्या हो गया कि मेरा दुकान में आग लग गया या मेरा बिजनेस में आग लग गया, जिसके कारण मेरा मशीन क्या हो गया? खराब हो गया। क्या हो गया? थोड़ा जल के क्या हो गया? खराब हो गया। तो मान लो कि मशीन जला है कब? 1 जुलाई को जला है। कब जला है? 1 जुलाई को। तो उस दिन तक हमको सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बिग डेप्रिसिएशन चार्ज, ये कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा कि अब हमको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम करेगा तो इंश्योरेंस एक एसेट्स का काम करेगा नहीं करेगा, तो हमको मिलेगा तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा। अब मशीन जाएगा तो क्या होगा? हमको लॉस होने वाला है, क्योंकि मान लो कि 1 लाख का इंश्योरेंस, 1 लाख का मशीन था, हमको इंश्योरेंस का पैसा कितना क्लेम हुआ? 60,000 का, तो 40,000 का क्या हो गया? हमको लॉस हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस से, कभी भी होता नहीं है। तो कितना हो गया तुम्हारा? इंश्योरेंस का मिला कितना? 60, या कितना मिला? 40, यहाँ वाला कितना हो गया? 1 लाख। इस टाइप का करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमको डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा। लेट सपोज 1 लाख का मशीन था, उसमें डेप्रिसिएशन कितना 20,000 का लग गया था, 90,000 का मशीन था ना, तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 90। समझ गया बात? तो डेप्रिसिएशन हर केस में क्या होगा? तुमको चार्ज करना पड़ेगा। आइदर तुम बेचो, आइदर तुम्हारा एसेट जल गया या कुछ भी हो गया, तो उस टाइम तक का तुमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। समझ गए बात? विदाउट डेप्रिसिएशन निकाले तुम डायरेक्ट बेच मत देना, तो गलती हो जाएगा। विदाउट डेप्रिसिएशन निकाले अगर बेचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो विदाउट डेप्रिसिएशन निकाले बेचा बेची मत करना। तुम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आएगा पता है? ये बेचा बेची में दिक्कत आएगा, लेकिन सिंपल लेने में दिक्कत आने वाला नहीं है। जहां बेचा बेची स्टार्ट हो गया ना, वहां पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक उसका लिए भी तरीका है, तो एकदम इजी है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन 1 शॉट में आंसर आता है, देखना वो भी है। समझ में बात? अब देखो कभी कभी हम लोग एसेट को एक्सचेंज करते नहीं करते हैं, दूसरा एसेट के साथ एक्सचेंज भी कर सकता है। हालांकि हम लोग का सिलेबस में कुछ पढ़ता नहीं है, बस समझा देता है हम लोग को। कभी कभी एसेट को क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज। क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज। तो जब हम लोग एक्सचेंज करने वाला है तो एक्सचेंज करने तक हमको क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना होगा? नया एसेट आएगा, पुराना एसेट जाएगा, कुछ पैसा हमको लगेगा, कुछ हमको लॉस होगा एक्सचेंज करने का टाइम में, होगा ही नहीं होगा? तो लॉस होगा तो लॉस को डेबिट, पैसा जाएगा। समझा ना एंट्री टू पूरा? कैसे देखो, मान लो चलो ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि 1 लाख का एक मशीन खरीदा था, ठीक है, लेकिन हमको मन नहीं है, मशीन यूज अच्छा से नहीं हो रहा है, फिर हमको मन है कि हम 2 लाख का एक मशीन खरीदेगा। कितना का मशीन खरीदेगा? 2 लाख का। तो मान लो 2 लाख का मशीन खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर मान लो कि मेरे पास से जो पुराना एसेट था वो चला गया, तो मान लो इसमें डेप्रिसिएशन में लाके मेरा एसेट का वैल्यू कितना बचा था? 50 बचा था, तो 50 हो गया तुम्हारा, ठीक है। लॉस कितना हो गया तुम्हारा? 50 हो गया। न्यू एसेट कितना हो गया तुम्हारा? 2 लाख। अब बैंक से कितना चला गया?
2 लाख। समझ में आया बात? तो दोनों बैलेंस शीट फिगर हुआ ही नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि एसेट जब नया एसेट खरीदेगा तो 2 लाख रुपए जाएगा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बिग एसेट एक्सचेंज कर देंगे। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट देखो, अब मेथड्स को थोड़ा समझता है। क्या समझेगा? मेथड्स को। मेथड समझना जरूरी है नहीं है? मेथड समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो मेथड नंबर क्या है? 1 है। क्या है? मेथड नंबर 1 कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या कॉस्ट मेथड। समझ में आया बात? ओरिजिनल कॉस्ट। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट भी लिख लो। ओरिजिनल कॉस्ट भी मेथड है। समझ में आया? कॉस्ट बोलो या ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड बोला, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला। बुक में ये नाम मिलेगा, ये नाम मिलेगा। ओरिजिनल कॉस्ट को बहुत कम देखने मिलता है। ठीक है, अब कॉस्ट मेथड। ठीक है, अब देखो अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। हर बार डेप्रिसिएशन जो लगेगा ना वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। मान लो मशीन 1 लाख का है ना, तो हर साल जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो 1 लाख पे ही कर लगाएगा। समझ में आया बात? समझ में बात? जैसे कि मान लो कि कोई मशीन खरीदा, मान लो मशीन खरीदा, ठीक है, एक मशीन खरीदा 1 लाख का, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फर्स्ट ईयर में तो मान लो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करना है? 10%। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा तुम्हारा? 10,000 होगा। सेकेंड ईयर में कितना होगा? भी 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन, तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। और थर्ड ईयर में भी कितना होगा? 10,000 ही होगा। फोर्थ ईयर में भी कितना होगा? 10। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। ठीक है, या इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है डेप्रिसिएशन। किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। समझ में आया? ठीक है, फिर नेक्स्ट है अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ऑन ईयरली बेसिस। सेम है ये नहीं है? ईयरली बेसिस में सब अमाउंट क्या है तुम्हारा? सेम है। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है, मान लो तुम एसेट खरीदा 1 जुलाई को, मान लो एसेट खरीदा 1 जुलाई को, तो तुम देखो ये तो डेप्रिसिएशन लगा पूरा साल भर का, साल भर का लगाया ना। 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना? साल भर का लगा ही नहीं लगा। लेकिन मान लो कि हम लोग मान लो एसेट खरीदा 1 जुलाई को। कब खरीदा है? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। ठीक है, तो ये मान लो ऐसा हो गया 1 लाख का जो मशीन खरीदा था हम लोग कब खरीदा था? 1 जुलाई का। अब पहले वाला जो 1 लाख का मशीन खरीदा था वो कब खरीदा था? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा 1 साल होता ही नहीं होता है। तो डायरेक्ट 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, अगर मान लो 1 जुलाई को वही मशीन 1 लाख का खरीदा होगा, आप कौन सा मेथड बोला बनाने के लिए? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन तुम निकालेगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकाला, मान के चलो 1 लाख का निकालेगा, 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। और कितना होगा? 9/12 हो जाएगा। यहाँ पे खेल जाएगा तुम्हारा। समझ में बात? हाँ, फिर लेकिन नेक्स्ट ईयर से तुम डेप्रिसिएशन जो निकालेगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ये डेप्रिसिएशन मैच नहीं करेगा दूसरे वाले डेप्रिसिएशन से। समझ में बात? ये कितना हो गया तुम्हारा? 1 लाख का कितना हो गया तुम्हारा? 1 लाख का तुम्हारा हो गया 10% इंटू 9/12 कितना होगा? 7,500। कितना हो गया? 7,500 नहीं हुआ। ये मतलब कब का बात है? 1 जुलाई 2022 में खरीदा था। और डेप्रिसिएशन कब लग गया? कब लगा? 31 मार्च 2023 में लगा नहीं लगा। अब फिर नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाएगा कब? 31 मार्च 2024 को लगाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख रुपया लगेगा नहीं लगेगा? तो 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना होगा? तो देखो ये वाला डेप्रिसिएशन डिफरेंट हुआ ही नहीं हुआ। हाँ, डिफरेंट हुआ ही नहीं हुआ। जब मंथली बेसिस होगा तो ऐसा करना है। अगर मंथली बेसिस नहीं है तो हम लोग का क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? चेंजेस हो सकता है। समझ में आया बात? देखो इसको पूरा एक बार समझ करके फिर सब लोग समझता है नीचे में। ठीक है, थोड़ा सा जगह लेके समझते हैं, बढ़िया से समझना। स्ट्रेट लाइन मेथड वाला समझना, थोड़ा सा अच्छा सा फोकस करना यहाँ पे। ठीक है, 2 एग्जांपल लेगा। ठीक है, मान लो पहला वाला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या? फर्स्ट एग्जांपल समझा। हम लोग मान लो एक मशीन खरीदा था 1 अप्रैल 2022 को। कितना का? 1 लाख रुपए का। और बोला था डिप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज होगा? 10%। ठीक है, और डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तुम्हारा 3 साल तक। कितना था? 3 इयर्स। डिप्रिसिएशन कितना साल तक चार्ज करना है? 3 साल तक चार्ज करना है। ठीक है, बस डिप्रिसिएशन का वैल्यू निकल के बता रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? माथा तो कर रहा है? देखो यहाँ पे तो 3 साल तक। तो सबसे पहले निकालेगा फर्स्ट
क्या निकालेगा? सबसे पहले अपना निकालेगा फर्स्ट ईयर का। कितना का निकालेगा? फर्स्ट ईयर का। देखो फॉर एग्जांपल अप्रैल 1 2022 प्रॉफिट कितना का था? 1 लाख का था, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना लगा था तुम्हारा? देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा कितना कैसे है? 1 लाख कैसे है? कितना परसेंट? 10/100 लगेगा, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 3 साल के लिए बोला है। क्वेश्चन कितना बोला है तुमको? 3 साल का लगाओ। अब तुम एसेट कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2022 को। तो 1 साल कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च 2023 को। होगा ही नहीं होगा? तो कितना? 1 लाख का 10% कितना निकला? 10,000 निकला। फिर नेक्स्ट ईयर फिर लगेगा 31 मार्च 2024। ये कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। 1 लाख का कितना परसेंट? 31 मार्च 2025 को। ये कौन सा ईयर होगा? थर्ड ईयर। कितना होगा? 1 लाख का 10% कितना होगा तुम्हारा? 10 है। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये तुम्हारा था एग्जांपल नंबर 1। अब मान लो एग्जांपल यहाँ पे फिर लिख किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 जिसमें तुम्हारा मान लो मशीन सेम वैल्यू, मशीन कितना खरीदा है तुम्हारा? वही 1 लाख रुपए है। कितना का? लेकिन अब मशीन हम 1 तारीख को नहीं, 1 अप्रैल को नहीं खरीदा है। अब मशीन हम खरीदा 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। अब मशीन में डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 3 इयर्स। कितना? इसमें भी कितना बोला है? 3 इयर्स। इसमें भी कितना बोला तुम्हारा? 3 इयर्स। और डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% ही है। आया बात समझ में? तो सबसे पहले लिखिएगा फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मतलब कि 1 जुलाई की स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट ईयर का ये ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को पहला ईयर कंप्लीट होगा। कितना? 1 लाख का 10%। हाँ 9/12 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 9/12 कैसे होगा? एसेट कब खरीदा है? 1 जुलाई को खरीदा है। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा? 9 महीना होगा ही नहीं होगा? पूरा साल भर हो रहा है क्या? 9 महीने होगा। तो कितना होगा? 7,500। फिर तुम कब के लगेगा? ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। कब हो गया? फर्स्ट ईयर। अब तुम निकालेगा तुम्हारा सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 को कितना में? 1 लाख 10%। आप देखो 1 लाख का पूरा 10% होगा ही नहीं होगा? हाँ। लेकिन 31 मार्च 2023 से कब लगे नेक्स्ट डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2024। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा साल भर हुआ ही नहीं हुआ? 1 साल हुआ ही नहीं हुआ? हाँ। तो ये तो पूरा साल भर में। तो 1 देखो यहाँ पे 12/12 करेगा, कोई फायदा है? 12/12 कट ही जाएगा। तो कितना हो गया? 10,000। फिर थर्ड ईयर में लगाएगा। कब? फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कब होता है तुम्हारा? 31 मार्च 2025 में। सेम 1 लाख रुपया इंटू 10% इंटू वही 12/12 लिखे तो कोई फायदा नहीं है। इसका भी कितना होगा तुम्हारा? 10। तो देखो हमेशा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लग रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू अलग आएगा क्योंकि डेट का कारण। समझ में बात? लेकिन अगला साल से वैल्यू क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ हमेशा सेम हो रहा है। इसमें तीनों वैल्यू क्या है? सेम है। जब स्टार्टिंग पीरियड क्या है? अप्रैल है, लेकिन इसको स्टार्टिंग पीरियड दूसरा होगा तो वैल्यू सेम नहीं भी आ सकता है। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि सर तो सिखाया था कि हर साल वैल्यू ईयर बाय ईयर। हम ईयरली बोला था। क्या बोला है? ईयरली। ये ईयरली था क्या? पहला वाला मंथली था। ये ईयरली में क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ऊपर वही लिखा हुआ है ईयरली बेसिस में सेम है, मंथली बेसिस में सेम नहीं है। तो ये बात थोड़ा दिमाग में रखना, इसे थोड़ा मिस्टेक मत करना एग्जाम में। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना है? समझ में? नोट डाउन करना है? करना है इसको नोट डाउन, फोटो मारना कर लो इसको। नहीं है। अब देखो समझा ये बात। अब ये मेथड को फिर से पढ़ो। स्ट्रेट लाइन मेथड में या फिक्स्ड इंटरवल मेथड या कॉस्ट मेथड बोलते हैं। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे चार्ज होगा? समझ में आ गया ना अभी? हाँ। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ऑन द, अगर ईयरली बेसिस है तो सेम होगा, मंथली होगा तो सेम नहीं होगा। फॉर्मूला इफ द रेट, देखो इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है तो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 12 या मल्टीप्लाई बाय डेज बाय 365। या तो मंथ होगा या तो डेज होगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। समझ में आया? अभी जैसे किया ना, अभी ऊपर वाला क्या मंथ आया नहीं है, डेज तो नहीं आया था। तो फॉर्मूला होगा
कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय मंथ बाय 2 है। ठीक है। इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। क्या होगा फॉर्मूला? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप या स्क्रैप पे बोलता है रिड्यूसिबल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। समझ में आया? तो दिक्कत नहीं है, ये दो फॉर्मूला इसका, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन एंड नॉट गिवन। अब कौन सा मेथड? अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मेथड पूरा समझा देता है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप, आज तुम लोगों का काम होगा जर्नल एंट्री को नोट डाउन करना है, मेथड्स को फॉर्मूलाज को लिखना। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन गोज ऑन। देखो अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कौन सा मेथड के बारे में बात कर रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको बोलता है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, इसको बोलता है डिमिनिशिंग मेथड। इसको तीन नाम है, क्या क्या? रिटर्न डाउन बोलो, रिड्यूसिंग बोलो या डिमिनिशिंग। अंडर द WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ द एसेट रिमेनिंग ईच ईयर। अब देखो इसमें कैसे काम होगा, दोनों में डिफरेंस है। उसमें ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में बात हो रहा था ना, इसमें रिड्यूसिंग वैल्यू पे बात होगा। जैसे कि देखो मान लो कि एक एग्जांपल क्रिएट करता है, ठीक है, मैं मान लो कि एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें मशीन हम लोग का मान लो कि मशीन है, ठीक है, मशीन है मान लो कितना का 1 लाख का मशीन है। कितना का मशीन है भाई? 1 लाख का मशीन है। डेप्रिसिएशन भैया आपका चार्ज हो रहा है 10%। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है? 10%। और तुम्हारा डेप्रिसिएशन निकाला हमको फॉर 3 इयर्स। कितना निकालना है? 3 इयर्स। आज हम मशीन करना था लेट्स सपोज 1 अप्रैल 2022। इजी करते हैं तुम लोग के लिए हम, ठीक है। तो मान लो कि फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2023 को लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो किसका? फर्स्ट ईयर का। तो सिंपल सा बात है 1 लाख, ठीक है, कितना परसेंट? 10%। मत तो है ही नहीं क्योंकि पूरा साल भर का लगा, तो कितना पड़ जाएगा? 10,000 होगा ना? आएगा समझ? अब लगेगा हम लोग सेकेंड ईयर में। कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में लगेगा। सेकेंड ईयर मतलब 21 मार्च 2024। तो फिर 1 लाख कब नहीं लगेगा? अब रिड्यूसिंग वैल्यू मतलब 1 लाख ओरिजिनल था दाम, 10,000 का लग गया, डेप्रिसिएशन का दाम कितना हो गया? 90। हुआ या नहीं हुआ? तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 90 पे लगेगा। दोनों में डिफरेंस यही है, नहीं है? तो 90 पे लगा। कितना परसेंट? 10%। तो कितना आ जाएगा? 9,000। समझ में आएगा? हाँ, यही खेल खेला है दोस्तों। फिर थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। थर्ड ईयर मतलब 31 मार्च 25। हाँ 25 पे लगेगा। तो 25 पे लगेगा तो देखो 2000 इसमें माइनस करो, 81,000 होगा। 81,000 10%, 81 इजी, 8100 है। इजी है नहीं है? तो इस ये काम करता है तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हमेशा रिटर्न डाउन देखो, अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑन द बैलेंस। क्या लिखा हुआ है? जो बैलेंस एसेट बच गया ना उस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? कमते जा रहा है, नहीं कमते जा रहा है? पहले कितना था? 10, फिर 9, फिर उससे कम हुआ, फिर और लगे तो कमते जाएगा हमारा, ठीक है। फिर देखो if the same चीज if rate of depreciation is given, अगर rate of depreciation given है तो फॉर्मूला जो भी बनाया cost of installation, जैसे लिखो cost plus installation multiply by rate by 100 multiply by month by 2 multiply by 365 days by 365. अगर rate of depreciation is not given then depreciation is equal to 1 minus life स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हाँ स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला हमको डालना पड़ता है। किसी को दिक्कत आज के क्लास के रिगार्डिंग तो तुम लोग क्या करना, घर पे जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन का मतलब लिखना, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलास और जो भी जनरल हम करा उसको एक बार प्रैक्टिस करके आना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज का क्लास करता हम फाइनली समाप्त। तो कल वाले क्लास में हम लोग डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग और कुछ बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय।